Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great. So बच्चा, आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जैसे आप सबको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। जरूरी नहीं है कि हम में ही खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बल्कि अगर हम बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी बात करेंगे, दे डू रेस्पायर एज वेल। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और ह्यूमंस में भी बेटे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आज की इस लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से ये सारे ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये एक नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो सारे ऑर्गन्स है दे फॉर्म ए नेटवर्क। ये जो सारे ऑर्गन्स है दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जब ही ये कनेक्टेड होते हैं तब जाके ही रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी जो है परफॉर्म करती है। अगर ये ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं होते तो हमारे पास इतनी एफिशिएंट रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एक एफिशिएंट प्रोसेस है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ एटीपी की प्रोडक्शन होती है और उस प्रोसेस को कराने के लिए हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज इन्वॉल्व उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है या इंक्लूडेड होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और वही ऑर्गन्स जो है आपस में मिलके कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका काम ये है कि हमारी बॉडी को बेटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और यहाँ जाते समय जब हमारी बॉडी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगी, और उसके बाद ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये वेस्ट को, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर गैशियस जो वेस्ट है, गैशियस मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको रिलीज करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस ऑक्सीजन को जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा वहां सेलुलर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होगा, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी, वहां डिफरेंट तरह के साइकिल्स ऑपरेट हो जाएंगे और जो वेस्ट बनेगा वो वेस्ट तो हमारी बॉडी में रहना नहीं चाहिए। उस वेस्ट को बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। The human respiratory system is a complex network of organs. इसमें बहुत सारे organs present होते हैं, tissues that allows you to breathe, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं ऑक्सीजन को और जिसकी वजह से हम एक्सहेल कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये किस चीज की वजह से होता है? किस सिस्टम की वजह से होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें बेटे बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। Its primary mission is gas exchange, ब्रिंगिंग लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन। ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक रेस्पिरेटरी गैस का होना जरूरी होता है जिसको ऑक्सीजन बताया जाता है। और इस ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे टिश्यूज तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। और जब रेस्पिरेशन हो जाएगी बेटे, जब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा, वो कैसे रिलीज होगा? जब हमारी बॉडी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, यानी जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी। रेस्पिरेशन का यही मकसद है बेटे, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना, और ब्रेकडाउन होने के बाद वहां से जो वेस्ट होता है, सेलुलर वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने में यही रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। और वो रेस्पिरेटरी बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपको याद रखना है जो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, आपने याद रखना है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार्ट करेंगे बेटे नोज से। हमारे पास सबसे पहला जो ऑर्गन है जिससे हम
इनहेलेशन करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन को करते हैं, उसको हम नोज कहते हैं। इस नोज के अंदर एक अंदर से कैविटी होती है जिसको हम नेजल पैसेज या नेजल चेंबर भी कहते हैं, नेजल पैसेज और नेजल चैम्बर। इसी तरह से हमारे इसमें और एक पार्ट होता है, नोज होता है। इसी तरह से बेटे फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद बेटे लंग्स। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी नोज होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको नोज कहते हैं, और जो ये ओपनिंग होती है नोज में उसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं या नेजल पोर या नेजल ओपनिंग कहते हैं। जो हमारे नोज में ये ओपनिंग होती है इनको हम नेजल पोर्स कहते हैं या नेजल ओपनिंग्स कहते हैं। अब हमारे पास जो ये नोज होती है, अगर हम बात करें बेटे, जो हमारी ये नोज है ये यूजुअली हमने इसको डिवाइड किया है क्योंकि हमें नोज से ही स्टार्ट करना है। हमने बेटे इस नोज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट होता है, उस सबसे पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं, हाँ, पहले वाले रीजन को बेटे वेस्टिब्युलर रीजन कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दैट दिस ट्रैक्ट बिगिंस विद नोज, एयर एंटर्स, सबसे पहले जो एयर है वो तो नोज में ही एंटर करेगा इनटू आवर बॉडी थ्रू नोज। जो हमारा नोज का टिप होता है, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती है जिनको हम एक्सटर्नल नेल्स भी कहते हैं, और इसके अंदर नोज के अंदर जो ये जगह होती है, जो स्पेस होती है, इसके बीच में एक पार्टीशन होता है जो इस नोज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ से एक नेजल चैम्बर होता है और यहाँ से दूसरा नेजल चैम्बर होता है, और जो उसको बीच में डिवाइड करने वाला है उसको नेजल सेप्टम कहा जाता है। नेजल सेप्टम कहेंगे या मेसेंथमॉइड। हमारे पास जो बेटे नोज होती है, नोज के बीच में हमारे पास 2 चैम्बर्स होते हैं, एक चैम्बर यहां से होता है, दूसरा चैम्बर यहां से होता है। बीच में इनको एक दीवार होती है, ये जो आप देख सकते हैं यहां से जो ये हड्डी वगैरह होती है, इसका असल में एनाटॉमी कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे बीच में एक दीवार होता है जो इस नेजल चैम्बर को, जो नोज के अंदर स्पेस होती है, उसको डिवाइड करता है 2 हिस्सों में। फिर हम इसको क्या बोलते हैं बेटे, नेजल चैम्बर राइट साइड से होता है, राइट नेजल चैम्बर और लेफ्ट नेजल चैम्बर। इनके बीच में डिवाइड करने वाला कौन सा पार्ट होता है बेटे, नेजल सेप्टम उसको बताया जाता है, जो हमारे नेजल कैविटी को, नेजल चैम्बर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करता है। या उस चैम्बर को हम बेटे, उस नेजल सेप्टम को हम मेसेंथमॉइड भी कहते हैं। इसी तरह से सबसे पहली चीज नोज, नोज जो है इसके अंदर एक कैविटी होती है, एक पैसेज होती है जहां से रेस्पिरेटरी गैसेस जो है एंटर भी करते हैं, लीव भी करते हैं। हमारे पास नोज जो है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला रीजन जो है उसको हम वेस्टिब्युलर रीजन कहते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। हमारे नोज के पास एक वेस्टिब्युलर रीजन होता है, हमारे नोज में एक रेस्पिरेटरी रीजन होता है, और हमारे नोज के अंदर एक और एक रीजन होता है जिसको ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। यूजुअली आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया जाएगा कि नोज होती है, इसके अंदर नेजल हेयर्स होते हैं, नेजल पैसेज होती है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी नोज है बेटे इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट वेस्टिब्युलर रीजन, दूसरा रीजन रेस्पिरेटरी रीजन, तीसरा रीजन बेटे ऑल्फैक्टरी रीजन। पहला रीजन जो वेस्टिब्युलर, ये जो बाहर वाला पार्ट है, अगर आप अपनी नोज देखोगे, जो ये बाहर वाला पार्ट होता है ना, मतलब ऐसा जो ये पार्ट होता है, जो ये ब्रॉडर, यहां से एक ओपनिंग होती है और यहां से दूसरी ओपनिंग, ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, और इसी ब्रॉडर रीजन को वेस्टिब्युलर रीजन कहेंगे। और इसी वेस्टिब्युलर रीजन के अंदर से अगर आप देखेंगे आपको नेजल हेयर्स नजर आएंगे, और उन नेजल हेयर्स का दूसरा नाम है बेटे विब्रिसी। उन नेजल हेयर्स को हम विब्रिसी भी कहते हैं। ये जो है नेजल हेयर्स ये यूजुअली शॉर्ट ही होते हैं और बड़े थिक होते हैं और बड़े स्ट्रांग होते हैं।
वेस्टिब्युलर रीजन जो है ये यूजुअली ब्रॉडर रीजन होता है। जो ही हमें सांस लेनी है, जो ही हमें ऑक्सीजन को इंस्पायर करना है, जो ही हमें ऑक्सीजन को इनहेल करना है, वो तो यूजुअली नोज से एंटर करेगा। लेकिन नोज के पहले किस रीजन के कांटेक्ट में आएगा? वेस्टिब्युलर। ये जो बाहर वाला रीजन होता है ना नोज का, ये यूजुअली शॉर्ट ही रीजन होता है। ये कोई उतना लंबा रीजन नहीं होता है, लार्जर रीजन नहीं होता है, एक शॉर्टर रीजन होता है वेस्टिब्युलर रीजन, इसी को कहते हैं। और इसके अंदर से नेजल हेयर्स बेटे प्रेजेंट होते हैं। और जो ये नेजल हेयर है, यहां आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर कम्स इनटू द वेस्टिबुलर रीजन बिगिनिंग ऑफ द नोज। दिस रीजन इज ब्रॉड, ये ब्रॉड रीजन होता है। और इस इन दिस पोर्शन वी फाइंड मेनी हेयर ग्रोइंग। यहां पे आपको नेजल हेयर्स नजर आएंगे जिनको हम विब्रेसी कहते हैं। दीज हेयर्स ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इनटू आवर लंग्स। ये डस्ट पार्टिकल्स को बेटे वहीं पे नाक के पास ही वेस्टिबुलर रीजन में ही जो जो लार्ज डस्ट पार्टिकल या कोई इंसेक्ट जाएगा, ये हेयर जो है, या कोई और पार्टिकल, सैंड पार्टिकल वगैरह जो हमारी नाक में जाएगा, जो ये हेयर्स है ये उसको वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। ये डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देता है। इसीलिए इन नेजल हेयर्स को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नेजल हेयर किस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं? वेस्टिब्युलर रीजन। आपको कभी पूछा जाएगा बेटे, हायर क्लासेस की बात करता हूं, 10th में आपको ये नहीं बताया जाता है, तो आपको कभी पूछा जाएगा बेटे ये जो नोज का ये ब्रॉड रीजन होता है, इस ब्रॉड रीजन को हम वेस्टिब्युलर रीजन कहते हैं। और इसी रीजन में नेजल हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो ये नेजल हेयर है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाते हैं। किस चीज से बेटे? कोई डस्ट पार्टिकल, कोई हार्मफुल एजेंट, कोई पैथोजन यानी इंसेक्ट विंसेक्ट एंटर होने से ये हमें प्रिवेंट करते हैं, नेजल हेयर्स। इसके बाद दूसरा रीजन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हमारे नोज का जो दूसरा एक ऑर्गन है, दूसरा एक पार्ट है, नोज के अंदर ही एक पार्ट होता है। नोज के अंदर एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है, जिस स्पेशलाइज्ड रीजन को रेस्पिरेटरी रीजन कहा जाता है। जो ही बेटे ये बाहर से वेस्टिबुलर रीजन खत्म हो जाता है, अंदर यहां से यहां तक, माने ये थोड़ा सा अंदर भी होता है, मतलब यहां तो हम बता नहीं सकते। अगर हम वहां मतलब पोस्टीरियर साइड से देखेंगे या अंदर वाले साइड से देखेंगे, जो ये नोज है ये यूजुअली इस तरह से होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जो ये नेजल पैसेज होता है, पहला आउटर जो बाहर से होता है उसको वेस्टिबुलर रीजन कहा जाता है। और वेस्टिबुलर रीजन के अंदर और एक रीजन होता है जिसको रेस्पिरेटरी रीजन कहा जाता है बेटे। नोज का और एक रीजन होता है जिसको वेस्टिबुलर रीजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? वेस्टिबुलर रीजन। ओके, वेस्टिबुलर रीजन के बाद रेस्पिरेटरी रीजन आएगा। रेस्पिरेटरी रीजन जो है इसके कुछ फीचर्स है बेटे। रेस्पिरेटरी रीजन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिनको गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। रेस्पिरेटरी रीजन में बेटे सिरस सेल्स होती है। और रेस्पिरेटरी रीजन इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज। हमारे पास जो नोज होती है बेटे, हमारे पास आपको याद रखना है, नोज में एक रीजन होता है जिसको रेस्पिरेटरी रीजन कहा जाता है। यहाँ ये वाला रीजन छोड़ के, इतना ब्रॉड रीजन छोड़ के, अंदर जो दूसरा मतलब दूसरे नंबर पे एक रीजन होता है, एक जोन होता है, उसको रेस्पिरेटरी रीजन कहा जाता है। और इस रेस्पिरेटरी रीजन को हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में बेटे? हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मतलब इसके अंदर जो 3 तरह की सेल्स होती है, गॉबलेट सेल्स होती है, सिरस सेल्स होती है और ब्लड कैपिलरीज होती है। यानी 3 फंक्शंस या 3 फीचर्स होते हैं। किसके? 3 फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी रीजन के। गॉबलेट सेल्स, यानी इस रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर गॉबलेट सेल्स होती है और वो गॉबलेट सेल्स म्यूकस को स्क्रीट करती है। गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस को स्क्रीट करती है। और जो म्यूकस है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल हियर जो नेजल हेयर्स है उन्होंने उसको नहीं रोका क्योंकि उसका साइज छोटा था, अब वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। वो म्यूकस जो है वो एक स्टिकी लेयर होता है, वो उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैकिया में जाने से या लंग्स में जाने से प्रिवेंट करेगा, जाने नहीं देगा, क्योंकि एक स्टिकी लेयर होता है। जो ही डस्ट पार्टिकल आएगा ये उसके साथ बाइंड करता है। ये गॉबलेट सेल्स हमारे किस रीजन में होते हैं बेटे? वेस्टिबुलर रीजन में नहीं, बल्कि ये हमारे गॉबलेट सेल्स जो है रेस्पिरेटरी रीजन में होते हैं। नोज याद रखोगे बेटे, नोज का आउटर रीजन
जो होता है, पहले आप इन जो नेजल ओपनिंग्स होती है जिनको हम नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, नेजल हेयर के अंदर नेजल हेयर्स होते हैं, जिस रीजन में हेयर होता है उसको वेस्टिबुलर रीजन कहा जाता है। फिर जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है, इस रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होता है बेटे, ये दूसरा एक रीजन होता है, वेस्टिबुलर रीजन के अंदर रेस्पिरेटरी रीजन होता है, उसमें बेटे गॉबलेट सेल्स होती है, उसमें सिरस सेल्स होती है और उसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती है। जो ये गॉबलेट सेल्स होती है, अगर बेटे कोई डस्ट पार्टिकल हेयर ने प्रिवेंट नहीं किया, वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, वहां म्यूकस होता है, जो रेस्पिरेटरी सेल्स रेस्पिरेटरी रीजन के गॉबलेट सेल्स म्यूकस को रिलीज करती है, वो उस डस्ट पार्टिकल को वहीं पे बेटे कैप्चर कर देती है। इसके बाद जो है सिरस सेल्स, सिरस सेल्स का मतलब क्या है, ये बेटे इनका काम होता है, ये काइंड ऑफ मॉइस्चर ऐड करते हैं किसके साथ, एयर के साथ, और इसकी वजह से जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन है वो काइंड ऑफ वेट बन जाता है। और वेट क्यों होना है, क्योंकि तभी जाके बेटे हमारे लंग्स में डिफ्यूजन हो पाएगा। अगर आप यूजुअली ड्राई एयर ले लेंगे ना जिसके साथ मॉइस्चर ऐड नहीं होगा, उसकी वजह से हमारे लंग्स जो है वो सूख जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना हमारी लंग्स की। इसीलिए हमारे लंग्स को गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए वेट होना जरूरी है। वेट होना क्यों जरूरी है, ताकि डिफ्यूजन जो है वो सही तरह से हो जाए, गैसियस एक्सचेंज जो है वो सिंपली हो जाए। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए सेल्स के मेम्ब्रेन का वेट होना या सेल्स को वेट होना या हमारे लंग्स को वेट होना जरूरी है। इसीलिए जो ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारा सिरस लेयर है, ये कुछ मॉइस्चर को स्क्रीट करता है जो एयर के साथ ऐड होता है। अब जो हमारा एयर लंग्स में जाता है वो काइंड ऑफ वेट काइंड ऑफ एयर होता है, क्योंकि उसके साथ मॉइस्चर भी या ह्यूमिड एयर होता है जिसके साथ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ताकि सही से डिफ्यूजन लंग्स में हो जाए, डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम ना आए।